हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो जनरेशन देख लेते हैं, अच्छे से देखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। जनरेशन इन कंप्यूटर एरा प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड जनरली करेक्टराइजेज द मेजर डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो जनरेशन क्या है कि भाई किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो ग्रो किया है, कंप्यूटर इंडस्ट्री ने ग्रो किया है और कैसे कैसे कंप्यूटर ने ग्रो किया है, मतलब कैसे कैसे स्पेशल टाइप के कंप्यूटर्स हम लोगों ने देखे हैं समय के साथ साथ। तो मेनली हम लोग 5 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं बाय द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद इन द कंप्यूटर। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर में चेंज होते गए, उसके हिसाब से हम लोगों ने कंप्यूटर को अलग अलग जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया है। ईच न्यू लॉजिक यूनिट लेट द कंप्यूटर्स फास्टर इन स्पीड। तो क्या हुआ है, हर जनरेशन के साथ साथ कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी है, उसका साइज़ छोटा हुआ है, वो ज़्यादा रिलायबल हुआ है, मतलब ज़्यादा आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो सस्ता हुआ है। और उसके जो प्रेडिसेसर्स थे उनसे, प्रेडिसेसर्स का मतलब होता है जो उससे पहले आए थे, मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन्स बढ़ती गई ना, एक तो उसका साइज़ छोटा होता गया, उसकी स्पीड अच्छी हो गई, आप उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, वो सस्ता होता गया हर जनरेशन के साथ साथ। मॉडर्न कंप्यूटर्स केम इन वैरायटी ऑफ शेप, साइज एंड कॉस्ट। तो आजकल जो हम लोग कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग प्राइस रेंज के हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। प्राइस आगे के जनरेशन्स के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन होती है 1942 से लेकर के 1955 तक। कंप्यूटर इस जनरेशन के जो होते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनमें क्या यूज़ होता था, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स का इस्तेमाल होता था, एन एरे ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए जैसे कि इस तरीके के वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स होती थी, या फिर आप इसको वैक्यूम ट्यूब्स भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन इस्तेमाल करती थी वैक्यूम ट्यूब्स का अपने CPU में। ये वैक्यूम ट्यूब्स जो होते थे काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होते थे, मतलब आसानी से टूट सकते थे, ग्लास के होते थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, और इनको कंट्रोल करना वो सब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये बढ़ाने के काम करते थे, और काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे और डैमेज आराम से हो सकते थे। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स थे ना वो हीट जनरेट करते थे, आराम से टूट सकते थे, और इनका इंस्टॉलेशन वगैरह भी काफ़ी चीज़ें मुश्किल थी, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे ये, इसलिए सिर्फ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही इसका इस्तेमाल कर सकते थे वैक्यूम ट्यूब्स का। तो फर्स्ट जनरेशन जो कि 1942 से लेकर के 1955 तक चली कंप्यूटर्स की, वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, काफ़ी महंगे होते थे, काफ़ी ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस करते थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होते थे, आसानी से टूट जाते थे, इसलिए कि इस वजह से क्या होता था कि सिर्फ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसका इस्तेमाल कर पाती थी। इसके फ़ायदे क्या थे, ये कंप्यूटर्स जो थे कैलकुलेटर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे, काफ़ी कम टाइम लेते थे एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटर्स। कैलकुलेशन ये मिली सेकेंड्स, मतलब बहुत कम टाइम में कर लेते थे। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी जो है इससे ही आगे जा कर के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स बन पाए, क्योंकि पहले वैक्यूम ट्यूब्स थे, इससे बढ़ के ही डिजिटल कंप्यूटर्स बन पाए हैं आगे जा कर के। डिसएडवांटेज काफ़ी बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, तो AC लगाने पड़ते थे, फेलियर काफ़ी रेट हाई था, काफ़ी कॉस्टली होते थे, और इनकी ऑपरेशंस को चलाना काफ़ी मुश्किल था और काफ़ी धीरे ये काम करते थे। अब आता है इनके यूज़फुल पॉइंट्स क्या हैं, मतलब जो हम लोगों को याद रखने हैं इस जनरेशन से रिलेटेड, कि ये 1942 से लेकर के 1955 तक चला। और क्या था इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी, स्पीड कितनी थी, मिली सेकेंड्स में ये वर्क करते थे, मैक्सिमम कैपेसिटी थी इनकी 2000 इंच, मीन टाइम बिफोर फेलियर मिनट्स, मतलब ज़्यादा अच्छे चलते नहीं थे। और क्या क्या होता था इसमें, पेरिफेरल्स, मतलब और क्या क्या इसके पार्ट्स होते थे, इसमें होते थे पंच्ड कार्ड्स। देखिए पता है जब आपको पढ़ा रही हूँ ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यूजफुल पॉइंट जो कि आपको एग्जाम्स में काम आएंगे। पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, है ना। सेकेंडरी स्टोरेज होती थी पंच कार्ड के थ्रू, पेपर टेप, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, मेनली बैच प्रोसेसिंग होती थी। लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती थी इसमें, मशीन कोड और इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड। ये वाले पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन एरियाज, पेरोल प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, और एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन के ENIAC, ADVAC, ADSEC, IBM 650, द फर्स्ट मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड ऑन मास स्केल, IBM 650। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स इसके याद रखने हैं। ENIAC, ADVAC, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग,
पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, मिली सेकेंड्स में ये वर्क करते थे, पेपर टेप होते थे और वैक्यूम ट्यूब्स का मेनली इसमें इस्तेमाल किया जाता था। यूज़फुल पॉइंट्स काफ़ी यूज़फुल हैं। फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन, जो कि चली 1955 से लेकर के 1964 तक। सेकेंड जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसमें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, सेकेंड जनरेशन में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्यूम ट्यूब की जगह इस्तेमाल किया। द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर बाय अ टीम लेड बाय विलियम शॉकले। विलियम शॉकले की जो टीम थी, इन्होंने मिल करके सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स की इन्वेंशन करी थी। ये जो जनरेशन थी कंप्यूटर की, इसने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था, जो काफ़ी सस्ते थे, कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते थे, छोटे भी थे, आप इन पर भरोसा कर सकते थे, फास्ट थे ये वैक्यूम ट्यूब से। तो एडवांटेज छोटे थे, ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करते थे और फेलियर इनका रेट कम था, और कॉमर्शियल आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि महंगे नहीं थे। डिसएडवांटेज, एसी की ज़रूरत होती थी, और मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इनटू फंक्शनिंग यूनिट वाज अ कम्बरसम टास्क। मतलब आप खुद से इसको सारी की सारी असेंबली लगा रहे हैं, काफ़ी मेहनत वाला काम था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज़फुल पॉइंट्स की तरफ आते हैं। किस पीरियड में थी सेकेंड जनरेशन? 1955 से 64। क्या इस्तेमाल किया इन्होंने कंपोनेंट? ट्रांजिस्टर। स्पीड माइक्रोसेकेंड, इससे पहले मिली थी, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी तो 2000 इंच थी ना, इसकी देखिए 1,28,000। मीन टाइम बिफोर फेलियर डेज, कई बार मतलब बहुत मुश्किल से, मतलब कम फेल होते थे, ज़्यादा चलते थे। मैग्नेटिक टेप, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, पेपर टेप, मैग्नेटिग्राम सेम है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया था, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो गया था। लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल होने लगी, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोटोन, कोबॉल का इस्तेमाल होने लगा। लैंग्वेज मतलब किस चीज़, किस तरह से वो काम कर रहा है कंप्यूटर। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता था? पेरोल, अपडेटिंग, इन्वेंट्री। और एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन से कंप्यूटर? IBM 1401, IBM की ही IBM सीरीज़ और यूनिवैक, IBM सीरीज़ और CDC, ठीक है, ये याद रखना है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड जनरेशन होती है 1964 से 1975। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इन विच काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारे के सारे मिलके एक पैकेज सा बना लेते थे टुगेदर इन अ वेरी स्मॉल सरफेस ऑफ सिलिकॉन नोन एज चिप्स। चिप्स पर, ये देखिए चिप्स पर, ये चिप्स है, चिप है ग्रीन से कलर की, इसमें रजिस्टर भी है, ट्रांजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, ठीक है, इस चिप पर। और दिस न्यू माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वाज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। आप इसको क्या बोला गया? इसको IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बोला गया। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ है। IC वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बे इन 1958। किसने इन्वेंट करी थी इंटीग्रेटेड सर्किट? जैक किल्बे ने। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फायदे क्या थे? छोटा था पिछले जनरेशन से, ज़्यादा भरोसा कर सकते थे, कॉस्ट सस्ता पड़ता था, पोर्टेबल कहीं भी ले जा सकते थे, और कॉमर्शियल प्रोडक्शन मतलब आप इसको प्रोड्यूस करना काफ़ी सस्ता था। डिसएडवांटेज फिर से वही, हर AC का इस्तेमाल और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाता था, मतलब काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए थी इसको बनाने के लिए। यूज़फुल पॉइंट्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं। टाइम पीरियड 1964 से 1975 का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। स्पीड देखिए कितनी फास्ट हो गई है, नैनो सेकंड, पहले था माइक्रो, पहले मिली, ठीक है, सॉरी माइक्रो, मिली, नैनो पे आ गया है अब। और कितना कम, 4 मिलियन इंच की कैपेसिटी, बहुत ही ज़्यादा हफ्तों में, मतलब मुश्किल से ही ख़राब होता था। पेरिफेरल्स में देखिए विजुअल डिस्प्ले, ऑप्टिकल रीडर, सेकेंड मैग्नेटिक टिप और मास स्टोरेज डिवाइसेस, बहुत सारी मतलब डिवाइस में आप उसको स्टोर कर सकते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, रिमोट, लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोटोन, कोबॉल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल। वन याद करनी है लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी थर्ड जनरेशन में, सारे जनरेशन के लैंग्वेजेस का याद रखना है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते थे? एयरलाइन सिस्टम में, मार्केट फोरकास्टिंग में, क्रेडिट कार्ड बिलिंग में कितना इस्तेमाल होने लगा। एग्जाम्पल IBM की सीरीज़ हो गए, ICL, PDP और स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। लैंग्वेज मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, यूज़फुल पॉइंट, अगर आपको इससे ऊपर का पढ़ना भी नहीं है तो ये यूज़फुल पॉइंट्स आप लोगों ने बिल्कुल याद रख लेने हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं।
अब आती है 4th जनरेशन, है ना, और फिर 5th जनरेशन जो कि आज के टाइम पर चल रही है वो देखेंगे। 4th जनरेशन में इनिशियली किसका इस्तेमाल हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का हुआ, जिसमें सिर्फ 10 से 20 कंपोनेंट्स होते थे, जिसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI कहा जाने लगा। फिर इसके टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया, फिर सर्किट सिलिकॉन चिप्स ICS चिप्स का इस्तेमाल होने लगा। सर्किट सिलिकॉन चिप्स एक ही जगह पर इंटीग्रेट, बहुत सारे कंपोनेंट्स एक छोटी सी चिप में इंटीग्रेट होने लगे। अब नाउ the manufacture of integrated circuit becomes so advanced so as to incorporate hundreds of thousands of active components in a volume of fraction of inch, मतलब एक छोटी सी जगह पर आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें डाल सकते हैं। VLSI तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब इतनी सी जगह में आप पता नहीं बहुत सारे रजिस्टर और कैपेसिटर, मतलब बहुत ही छोटी सी स्पेस में आप काफ़ी कुछ डाल सकते हैं। तो VLSI का इस्तेमाल होने लगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच हैव द एंटायर कंप्यूटर सर्किट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप आर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर्स। 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होने लगा। इसमें क्या था, जो चिप्स थी ना उसमें पूरा का पूरा एंटायर सर्किट एक ही जगह पर आ जाता था। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेड इट पॉसिबल टू प्लेस कंप्लीट CPU ऑफ अ कंप्यूटर इन अ सिंगल चिप, मतलब पूरा का पूरा इतना बड़ा CPU अब सिर्फ एक ही चिप में आपका आ सकता था, तभी तो लैपटॉप्स बन पाए थे। तो द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 कंसिस्टेड ऑफ 2250 ट्रांजिस्टर। एक चिप में 2250 ट्रांजिस्टर थे एक माइक्रो प्रोसेसर में, जिसको इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। और किसने बनाया था, टेड हॉफ ने 1971 में, और 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही आज कंप्यूटर्स इतने छोटे हो गए हैं। एडवांटेज काफ़ी छोटा है और हीट काफ़ी कम जनरेट करता है, पावर कम लेता है, बहुत ही फास्ट है, एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है। और डिसएडवांटेज भाई हर किसी की समझ में आता नहीं है, स्किल्ड लोग ही इसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। यूज़फुल पॉइंट, बहुत यूज़फुल। 1975 के बाद से VIC है ना, इंटीग्रेट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI है ना, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, पिको सेकेंड मतलब बहुत ही फास्ट हो गए। 200 मिलियन इंच मतलब बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा काम। पेरिफेरल्स मतलब और साइड की चीज़ें, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, लेज़र प्रिंटर, और स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क आ गई, रोम, DVD। अब तो भाई अब तो कुछ ही चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बाइट्स टेराबाइट्स पता नहीं कहाँ पहुँच गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, लैंग्वेजेस ऑल हाई लेवल, C++, जावा है ना, ये आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जावा पे और C++ पे बहुत काम होता है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स के मॉडल्स बन जाते हैं। सिमुलेशन, भाई कोई भी काम आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो हम लोग ट्रांसफर्स कर देते हैं ना पैसे वगैरह, ये सब 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की वजह से ही हो पाया है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं कंप्यूटर्स के नाम, Cry1, Cry2, IBM और ये सब। अब 1991 के बाद तो रिवॉल्यूशन ही आ गया, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। 5th जनरेशन कंप्यूटर आर अंडर डेवलपमेंट स्टेज, मतलब आज भी इसका डेवलपमेंट चल ही रहा है। कंप्यूटर जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल, मतलब एक छोटी सी चिप पे बहुत कुछ किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर एक साथ ही चला सकते हैं। 5th जनरेशन जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विद जेन्युइन IQ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है 5th जनरेशन में, तो that provide the ability to reason logically with real knowledge of the world like humans do, मतलब एक ह्यूमन की तरह ही ये बिल्कुल काम कर सकते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कॉस्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कम हो चुकी है ना, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है कंप्यूटर की, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, नॉलेज भी होगी इन कंप्यूटर्स को, और नेचुरल लैंग्वेज जो हम लोग ह्यूमंस की लैंग्वेज है इसमें इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। सुपर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ये कंप्यूटर्स बिल्कुल ह्यूमन की तरह, एक इंसान की तरह सोच सकेंगे और काम कर सकेंगे। तो हम लोगों ने 5 जनरेशन्स के बारे में देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। अब आगे के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, स्पेशल, एम्बेडेड है ना, माइक्रो कंप्यूटर्स, ये सारा का सारा जो है परम, जो इंडिया ने CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।